बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे सामने से एक पेपर मुताले पाकिस्तान का गुजरा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो मैं डिस्कस कर लूँ और आपको बता दूँ कि आप लोगों ने ये सवालात अटेम्प्ट करने कैसे हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके, ठीक हैं, 7 क्वेश्चंस हैं और इन 7 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 5 सवाल करने हैं और 5 सवाल जो हैं ये 5 नंबर के हैं, यानी 25 नंबर का ये टोटल पोर्शन है आप लोगों का, ठीक है। अब उसके अंदर पहला सवाल यह है कि वफाकी शरई अदालतों का क़याम कब हुआ। वफाकी शरई अदालतें, आप लोगों को अगर ज़ियाउल हक वाला लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने कहा था कि वफाकी शरई अदालतों का क़याम जो है वो हुआ था, और वफाकी शरई अदालतों का क़याम जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम के ज़रिए किया गया था, ठीक है। इस आइन के अंदर एक तरमीम की गई थी जिसकी ज़रिए फिर 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर तरमीम के ज़रिए एक बिल पास किया गया वफाकी शरई अदालतों का, और वो कब किया गया था, 1983 के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने जहन के अंदर रखना है। और इसका मकसद असल में क्या था और इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि आपके हाई कोर्ट के अंदर आपके पास दो जो हाई कोर्ट्स होती हैं, सुपर जो जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। एक होती है हाई कोर्ट और एक होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके पास सूबाई लेवल के ऊपर होती है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास पूरे मुल्क की सतह के ऊपर होती है। अब हाई कोर्ट के अंदर भी 3 जजेस हैं आपके पास, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 3 जजेस जो हैं, काजी जो हैं वो तैनात कर दिए गए, और इन जजों को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया कि कोई भी कानून, अगर आपको ऐसा लगे कि ये कानून इस्लामी नज़रियात या शरीयत के मनाफी है या इससे इस्लाम को किसी किस्म का ठेस पहुंच सकता है, तो आप इसको फिल फोर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हाई कोर्ट है इसके अंदर जो बेंच कायम किया गया, ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर भी 3 जजों के ऊपर मुश्तमिल बेंच कायम किया गया जिसको अपीलेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम मेरे जहन से भी निकल गया है, ठीक है, इसको भी कुछ इसी तरह का कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि जेनेवा मुज़ाकरात के ऊपर नोट लिखें। तो जेनेवा मुज़ाकरात कौन से थे। अगर आपको जुनेजो वाला लेक्चर याद हो तो जुनेजो वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ये देखा था कि उसके अंदर जेनेवा मुज़ाकरात के अंदर ज़ियाउल हक और जुनेजो साहब की एक दूसरे के साथ फिर अनबन हो गई थी, उनके इख्तिलाफात एक दूसरे के साथ जाहिर हो गए थे। तो अब हुआ कुछ ऐसे जेनेवा मुज़ाकरात के अंदर, जेनेवा मुज़ाकरात वो मुज़ाकरात हैं जो जेनेवा के अंदर हुए, ठीक है। जेनेवा जगह का नाम है। अब ये आप लोगों ने जहन के अंदर रखने हैं कि वो मुज़ाकरात जो जेनेवा के अंदर हुए और ये कब हुए, ये अच्छा ये क्यों हुए, पहले तो ये बताना है, ठीक है। ये जेनेवा मुज़ाकरात इसलिए हुए क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर रूस की फौज आई थी। अफगानिस्तान के अंदर रूस की फौज आई थी, ठीक है, रूसी फौज। और रूसी फौज जो है तकरीबन 50,000 उसका जानी नुकसान हुआ था, उसके अलावा उसका बहुत सारा और भी नुकसान हुआ था, टैंक, लोग, माल, दौलत, असलहा, ठीक है, इन चीज़ों का नुकसान हुआ था। अब ये मुज़ाकरात इसलिए हुए थे कि वो बराबर तरीके से यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, और उस ज़माने के अंदर रूस के अंदर जो रूलर था, हुक्मरान था, ठीक है, वो गोरबाचोव था, ठीक है, गोरबाचोव। ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। जब इसकी हुकूमत आई तो अफगानिस्तान के अंदर जो रूसी फौज गई थी, इस रूसी फौज के इनखिला के लिए जो मुज़ाकरात हुए जेनेवा के अंदर, उन मुज़ाकरात को जेनेवा मुज़ाकरात कहा जाता है, ठीक है। और ये मुज़ाकरात जो है वो यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से हुए, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से हुए, और ये हुए 1987 के दिसंबर के अंदर ये शुरू हुए, ठीक है। और 1987 के दिसंबर के अंदर इन्होंने ये बातचीत शुरू की जेनेवा के अंदर के रूसी फौज जो है वो अफगानिस्तान से कैसे बाहर निकले, किन शराइत के ऊपर ये बाहर यहाँ से निकले, ठीक है। और गोरबाचोव ने फिर कहा कि अगर 15 मार्च तक यहाँ से हमारे ये मुज़ाकरात 15 मार्च 1988 तक हमारे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से रूसी फौज जो है उसका इनखिला शुरू कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को जेनेवा मुज़ाकरात कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ इसके अंदर मेंशन करनी है। फिर अगला सवाल है आपके पास कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत क्या है।
पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान असल में दुनिया के नक्शे के ऊपर कायम कहाँ है। ये आपके पास जो एशिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नीचे आपके पास इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पर ऊपर चाइना है, ठीक है। इससे ऊपर आपके पास अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है यहाँ पर, ठीक है। सऊदी अरब इस साइड के ऊपर आता है। ऊपर ये आपके पास सेंट्रल एशियन ममालिक आते हैं और इससे ऊपर आपके पास रूस आता है। तो ये जो आपके पास शिमाली मगरबी साइड है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड, ये आपकी पाकिस्तान का असल में महल वकू है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के अंदर या एशिया के अंदर पाकिस्तान असल में कायम कहाँ पर है। अब पाकिस्तान जिस एरिया के अंदर कायम है, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज किस चीज़ का है? ये जो एरिया है ये सारा पानी है, ठीक है। अफगानिस्तान के पास पानी नहीं है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है आपके पास। सेंट्रल एशियन ममालिक के पास पानी नहीं है। यहाँ पर ये रूस है आपके पास, रूस के पास पानी नहीं है। यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो चीन को जाता है, ठीक है, दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए, उसके पास इस साइड के ऊपर पानी नहीं है। यहाँ पर उसके पास पानी है, लेकिन यहाँ से अगर वो तिजारत करेगा तो इसे पूरा एक लंबा चक्कर काट कर बाकी दुनिया के साथ जाकर शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे ममालिक जो हैं, इनकी जो राह तिजारत है वो पाकिस्तान बन सकता है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह के ऊपर कायम है कि चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, या जितने भी हमारे पास सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, उन सब ममालिक के साथ तिजारत के लिए लाजमी है कि उसके पास असल में ये गर्म पानी की बंदरगाह है, जिसकी वजह से वो सारे मुल्क के साथ इन मुल्कों को ज्वाइन कर सकता है, जोड़ सकता है। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जोग्राफियाई अहमियत है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मादनी ज़खायर से माला माल है। बाकी सारी दुनिया के जो हैं उनके मफाद यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जितने ममालिक हैं ऊपर वाले, ठीक है, इन सारे ममालिक के मफादात इंडिया के साथ जो है वो हो सकते हैं। अब इंडिया के साथ क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आबादी है। जहां पर बहुत बड़ी आबादी होती है, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है, आपके पास बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल हैं, तो आप चीजें बनाएंगे, वहां पर लेकर जाएंगे, तो वो लोग आप लोगों से ये खरीदेंगे। तो इसके लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा जोग्राफियाई अहमियत की हामिल है। यानी जमीनी लिहाज से पाकिस्तान जिस एशिया के अंदर जिस जगह के ऊपर कायम है, वो क्यों ज्यादा अहम है? वो इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि बाकी दुनिया जो है उस तक गर्म पानी की रसाई की वजह से, ताकि बाकी दुनिया के साथ उन मुल्कों की वो रसाई करवा दें। और दूसरा, जो इंडिया के साथ जो बड़ी मार्केट है आपके पास, उस तक लोगों की सप्लाई करने के लिए जो ऊपर के जितने ममालिक हैं उनकी वहाँ तक रसाई हो, ताकि वहाँ तक वो अपनी अशियाए खुर्द नोश हों या बाकी चीज़ें हों, उनकी सप्लाई कर सके। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी होगी जोग्राफियाई अहमियत। अच्छा, अब इसके बाद अगला सवाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग जो हैं मजहब के लिहाज से एक हैं, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अफगानिस्तान के लोगों की आबादी के साथ मुशाबा है। यानी पठान यहाँ पर भी हैं, पठान वहाँ पर भी हैं। अच्छा, हमारा जो कल्चर है वो तकरीबन सेम है। शलवार कमीज़ हम पहनते हैं, शलवार कमीज़ वो पहनते हैं। पठानों की बहुत से रस्म व रिवाज जो यहाँ पर हैं वही रिवाज वहाँ पर भी हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इब्तिदा से लेकर आज तक कभी सही तरह से मुतवाज़न तरीके से बेहतर नहीं हो सके। अफगानिस्तान वो पहला मुल्क है, बल्कि वो वाहिद मुल्क है, ठीक है, वाहिद मुल्क है जिसने मुखालिफत की, ठीक है, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने में। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके जो तमाम ममालिक जब रुकन बनते हैं, जब पाकिस्तान 1947 के अंदर बना, तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की कि पाकिस्तान को इसका रुकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के वजूद के ऊपर काफ़ी एतराज़ात थे। क्योंकि पाकिस्तान की जो शिमाल की तरफ जो ये बाउंड्री है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ड्यूरेंट लाइन जो कहते हैं, इसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की ये बाउंड्री मानने को ही तैयार नहीं था कि ये पाकिस्तान की कोई बाउंड्री है या इंटरनेशनल इसका बॉर्डर है। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की मुखालिफत की रुकन होने की। अच्छा, इसी तरह आजकल के अंदर भी आप अगर देख लें तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात अभी तक कोई खास बेहतर नहीं हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मैदानी जंग बनाकर रूस के साथ जिहाद किया, रूस के साथ जंग लड़ी। अफगानिस्तान के जो है काफ़ी सारे लोगों को पनाह दी मुहाजिरीन की सूरत के अंदर, लेकिन रिसेंटली जो है उन मुहाजिरीन को फिर वापस भी भेज दिया। तो इस तरह के मुख्तलिफ मौके हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कभी उनके साथ अच्छा किया, और लेकिन असल में वो जो है वो कभी ये समझने से कासिर, वो हमेशा ये समझने से कासिर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि वो इसको हमेशा से मनफी अंदाज के अंदर देखते रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ जो किया वो असल में हमें नुकसान पहुँचाने के लिए किया। और आज तक वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हुए कि पाकिस्तान जो कर रहा है
है वो हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है, बल्कि हमारे नुकसान के लिए कर रहा है। और पाकिस्तान भी दरअसल में जो कुछ करता रहा है वो अफ़गानिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं करता रहा, बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान को जब अपना फ़ायदा नज़र आता रहा कि अगर अफ़गानिस्तान जो है, क्योंकि उसकी आबादी बहुत कम है, तो अगर ये कम आबादी का मुल्क जो है वो पाकिस्तान के इशारों के ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो पाकिस्तान को जो जोग्राफियाई अहमियत है उसके अंदर और बहुत बड़ा स्टेप जो है वो हासिल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करने की, चाहे वो तालिबान की सिविल वॉर का टाइम हो, या उससे पहले सोवियत यूनियन के जो वॉर का टाइम हो, ठीक है, या उसके बाद जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर का टाइम हो, या इवन अभी के ज़माने के अंदर जो है अमरीकी इनखिला का हो, या तालिबान की हुकूमत का हो, या नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो हुकूमत कायम हुई, इन सब के अंदर पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वो अफ़गानिस्तान के बाशिंदों के लिए, लोगों के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं रहा। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये न शुरू के अंदर ठीक थे, न अब दरमियान में ठीक थे, और न अब ठीक हैं। तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अभी तक का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ही रहे। इसलिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो भी जब मैच जीतती है पाकिस्तान के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरजोश होती है, और उनका पाकिस्तान के साथ मैच का मिसाल ऐसी होती है जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के मैच की एक दूसरे के साथ मिसाल होती है। ठीक है, तो ये थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात है। जो दूसरा है मादनी तेल। मादनी तेल वो है, एक तो खाने का तेल होता है, खूदनी तेल उसको कहते हैं। मादनी तेल वो है जब ज़मीन के अंदर खुदाई करके जो तेल निकाला जाता है। आप लोगों को तेल की अहमियत का अंदाज़ा है कि गाड़ियाँ जो हैं वो तेल से चलती हैं, आपके जो जहाज़ हैं वो तेल से चलते हैं, आपकी जो बिजली है वो तेल से बनती है, और बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेशन के अंदर, मोबिल ऑयल के अंदर, जो बाकी आपकी जो पेट्रोलियम की मसनूआत बनती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर मादनी तेल का एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जो है ये ज़िला जेहलम के अंदर, अटक के अंदर, ठीक है, और डेरा गाजी खान के अंदर, और रावलपिंडी के अंदर, इसके अंदर जो है ये आपके पास पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो तेल है, पाकिस्तान तकरीबन सिर्फ 10% तेल जो है अपना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये आदाद शुमार जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी KPK की 10th क्लास की जो मुताले पाकिस्तान की किताब है उसके हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10% मादनी तेल जो है वो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है, निकालता है, और इसके अलावा जो 90% तेल है वो बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान फिर दरामद करता है, जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा फिर पाकिस्तान को लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है तो वो तेल हमारे लिए फिर महंगा होता जाता है। अच्छा, अब इसके बाद यह है कि पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें जो हैं वो कौन कौन सी। पाकिस्तान की बहुत अहम बंदरगाहें जो है, ठीक है, वो कराची की बंदरगाह है आपके पास। ठीक है, जितने भी आपके जो बाहर से दरामदात होती हैं या बरामदात होती हैं वो कराची के जो बंदरगाह है उसके थ्रू होती हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी डेवलप बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद पोर्ट कासिम है आपके पास। ठीक है, पोर्ट कासिम, ठीक है, और इसके साथ साथ अब गवादर की बंदरगाह जो है वो भी आपकी बन गई है। तो गवादर की, पोर्ट कासिम की, कराची की बंदरगाह, ये आपकी बहुत अहम बंदरगाहें हैं जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया के साथ जो है अपनी दरामदात और बरामदात का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए होते हैं। बंदरगाह में वो जगह कहती हैं जहाँ पर दरिया हो, समंदर हो, और समंदर के साथ आपकी ज़मीन है, तो ऐसी जगह जहाँ पर बाकी जो जहाज़ आते हैं, ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर वो सामान लेकर आते हैं, और इसी तरह यहाँ से दूसरे कंटेनर्स भर भर के वो सामान यहाँ से फिर लेकर जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, तो ये बंदरगाह होती है। ठीक है, अब उर्दू ज़बान के ऊपर नोट लिखें। उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उर्दू ज़बान के जो बाबाए उर्दू हैं वो आपके पास मौलवी अब्दुल हक है, उन्होंने उर्दू के लिए काफ़ी सारी कोशिश की, और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो कि पाकिस्तान बनने की एक वजह भी करार पाई। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है, तारीख़ पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि 1867 के अंदर, 1867 के अंदर जो है उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। उर्दू हिंदी तनाज़ा, ठीक है। अब ये उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था? हिंदी और उर्दू बोलने के अंदर तो तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन लिखने के अंदर ये जो है वो मुख्तलिफ हैं। जैसे उर्दू के अंदर जो आपके पास रस्मुल ख़त है, जो उर्दू है, ये तकरीबन अल्फाज इस तरह हैं जिस तरह के आपके पास अरबी के अंदर होते हैं। ठीक है, और हिंदी के अंदर जो अल्फाज हैं, ठीक है, वो आपके इंग्लिश वाली साइड से शुरू होते हैं और कुछ इस किस्म के होते हैं। ठीक है, ये आपके पास अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो अब हुआ कुछ इस तरह के हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चली, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की एक कौमी ज़बान जो है वो हिंदी होनी चाहिए, उर्दू नहीं होनी चाहिए। और उसी वजह से फिर उर्दू को मुसलमानों ने ज़्यादा जोर दिया कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की ज़बान है। तो ये उर्दू जो है इसको उस वक्त से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुई, और पाकिस्तान बनने की एक वजूहात के अंदर एक ख़ास वजह जो है वो उर्दू ज़बान जो है वो भी शुमार की जाती है।
ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा उर्दू जो है इसका रस्म ख़त जो है वो अरबी की तरह है। हमारी जो तारीख़ है इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी महफूज है और हमारे बहुत से अच्छे शुअरा जो हैं, ठीक है, वो उर्दू के रहे हैं। अल्लामा इकबाल हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं और मीर तक़ी मीर वगैरह हैं। बहुत सारे हमारे जो अच्छे लिखारी हैं वो सारे उर्दू के रहे हैं, ठीक है। तो ये उर्दू की ज़बान के बारे में हवाले से मैंने आपको एक शॉर्ट नोट दे दिया और ये चीज़ें जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं, ठीक है। ये सिर्फ 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल आपको 5 नंबर के हवाले से ही करना चाहिए। 5, 6, 7 लाइनों से ज़्यादा इसका आंसर आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, वो हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस। 5 नंबरों का एक सवाल था और 5 नंबरों का सवाल 5 नंबरों के हवाले से ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पोर्शन हमारे पास है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का, ठीक है, तफसीली जवाबात का। अब ये तफसीली जवाबात आपको 3 में से 2 करने होते हैं, ठीक है, 2 आउट ऑफ 3 करने होते हैं और आपका ये टोटल पोर्शन होता है 15 मार्क्स का। तो एक सवाल जो है आपके पास 7.5 मार्क्स का हुआ। तो आपने जो सवाल अटेम्प्ट करना है वो सवाल तकरीबन 7.5 मार्क्स के हवाले से ही होना चाहिए। अब जो मॉडल पेपर मैंने देखा है, ठीक है, उस पेपर के अंदर जो आपके पास सवाल है उसके अंदर पहला सवाल यह है कि मादनी वसाइल के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। मादनी वसाइल के ऊपर नोट, पाकिस्तान के मादनी वसाइल के ऊपर नोट। अब मादनी वसाइल होते क्या हैं आप लोगों ने पहले ये डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने मादनी वसाइल को डिफाइन करना है कि मादनी वसाइल होते क्या हैं। वो वसाइल जो आपको ज़ेरे ज़मीन मिलते हैं, ठीक है, आपकी ज़मीन का हिस्सा होते हैं और आपको अपनी ज़मीन के अंदर में से खुदाई करके मिलते हैं, वो आपके मादनी वसाइल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आपको जो वसाइल मिलते हैं वो आपके पास ये सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मादनी तेल, पाकिस्तान के मादनी वसाइल में से मादनी तेल जो है एक आपका ज़रिया है, ठीक है। मादनी तेल आपके पास कौन सा है? ये जो आप पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल वगैरह, मिट्टी का तेल, खाम तेल, ये जितने भी तेल वगैरह आपके पास हैं, ठीक है, ये सारे आपके मादनी तेल के अंदर आते हैं। और मादनी तेल पाकिस्तान तकरीबन अपना ज़रूरियात का 10% जो है वो बनाता है। पिछले उसके अंदर हमने देखा सवाल के अंदर 10% तकरीबन मादनी तेल पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पैदावार है इसकी। और बाकी जो आपके पास तेल है पाकिस्तान जो है ये दरामद करता है बाहर के ममालिक से, ठीक है। अच्छा, अब मादनी तेल आपका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है। आपके जो बिजली है, ठीक है, वो भी मादनी तेल से बनती है। आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो भी मादनी तेल से चलती हैं, आपकी रेल गाड़ियाँ, ठीक है। इसी तरह आपके जो जहाज़ वगैरह हैं, ठीक है, हवाई जहाज़ हों या दरियाई जहाज़ हों, ये सारे आपके मादनी तेल जो है इनको सप्लाई होगी तो उसकी वजह से ये सारी चलती हैं। तो मादनी तेल एक बहुत अहम ज़रिया है जो पाकिस्तान के पास कुछ न कुछ है। अगर मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं है तो कम से कम 10% जो है वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह फिर कुदरती गैस है। कुदरती गैस आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास देखी होगी, आपके पास के 2 किस्म की गैस यहाँ पर, एक तो ये सिलेंडर वाली गैस होती है, दूसरी पाइपों के अंदर जो गैस आई हुई होती है, ठीक है। जो लोग यहाँ से पंजाब की तरफ जा चुके हैं या बलूचिस्तान के अंदर सुई के मकाम के ऊपर जो गैस हमें मिली थी, ठीक है, और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है जिसकी वजह से सुई गैस उसका नाम पड़ गया है, ठीक है। तो सुई के मकाम के ऊपर वो गैस आपको पहले मिली थी जिसकी वजह से सुई गैस उसका नाम बन गया है, ठीक है, वरना है वो कुदरती गैस ही। और ये मीथेन होती है आपके पास, CH4 जो है आप केमिस्ट्री के अंदर देख चुके होंगे। तो ये कुदरती गैस जो है ये खाना पकाने के काम भी आती है। इसके अलावा ये आपके पास फैक्ट्रियाँ चलाने के काम भी आती है, ठीक है, खाने पकाने के काम आती है और फैक्ट्रियाँ जो है ये चलाने के काम आती हैं। इसके अलावा बिजली बनाने के काम आती है। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से आप करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ पोटेंसिटी के अंदर ये आपकी इस्तेमाल होती है, ठीक है, चीज़ों को पकाने के लिए या बहुत ज़्यादा जलाने के लिए। तो ये पाकिस्तान के पास वाफिर मकदार के अंदर मौजूद है। और अब तो पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि मुनासिब वक्त के ऊपर हमने इसका इंतज़ाम नहीं किया, तो अब इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है। आबादी हमारी बढ़ गई है और हमारे पास जो अवेलेबल गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो अब हमें दूसरे ममालिक से, जैसे कि ईरान है, ठीक है, या बाकी जो ताजिकिस्तान वगैरह है, वहाँ से ये दरामद करने की ज़रूरत पेश आ गई है आखिरकार। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो मादनी वसाइल है, ठीक है, वो है कोयला। कोयला भी आपके पास जो है वो फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल होता है ईंधन के तौर के ऊपर, ठीक है, बाकी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे सीमेंट बनाने वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, उसके अंदर कोयला बहुत वाफिर मकदार के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि चीज़ों को पकाने के लिए, जलाने के लिए आपके पास कोयला एक ऐसा ज़रिया है जो कि बाकी चीज़ों की निस्बत आपको सस्ता पड़ता है। तो पाकिस्तान के पास ये मौजूद भी है और पाकिस्तान जो है इसको इंपोर्ट भी करता है, दरामद भी करता है बाकी मुल्कों से, क्योंकि वो क्वालिटी के डिफरेंस जो आ जाता है उसको पूरा करने के लिए। अब
सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों के अंदर इसलिए नहीं इस्तेमाल होता, ये बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-15 सालों के अंदर जो बिजली के प्लांट लगे हैं वो ज़्यादातर जो है वो आपके पास कोयले वाले प्लांट्स लगे हैं, ठीक है। अच्छा, और है आपके पास खाम लोहा, ठीक है, आपके पास मादनी तेल है, कुदरती गैस है, कोयला है, खाम लोहा भी है, ठीक है। लोहा जो है आपके, लोहा आप सब लोगों ने देखा होगा हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपकी रेलवे लाइन हो गई, आपकी जो रेलगाड़ियाँ हो गई, आपकी गाड़ियाँ हो गई, आपकी जितनी मशीनें हो गई, सारी मशीनें जो हैं उसके अंदर लोहा इस्तेमाल होता है। आपकी जितनी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स की छतों के अंदर, दीवारों के अंदर सरिया इस्तेमाल होता है, उनकी खिड़कियों के अंदर, उनके दरवाज़ों के अंदर, उनके फर्श के अंदर, तकरीबन हर चीज़ के अंदर जो है आपके पास ये लोहा जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो खाम लोहा जो है वो भी पाकिस्तान का एक ऐसा जरिया है जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों से आप लोगों को ये दरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह फिर हमारे पास एक और जो है वो जिप्सम है। जिप्सम जो है बहुत ज़्यादा जो है ये सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आपकी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आबादी बनती है, जितनी कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर जितनी इमारतें बनती हैं, उस इमारतों के अंदर आपके पास सीमेंट इस्तेमाल होता है। और सीमेंट के अंदर पाकिस्तान जो है वो खुद कफील है, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ से बाहर के मुल्कों को ये एक्सपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए एक्सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के पास सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो तकरीबन सारी की सारी मौजूद हैं, ठीक है। चाहे वो जिप्सम हो, चाहे वो फिर आपके पास चूने का पत्थर हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके पास सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और कोयला जो है वो भी इस्तेमाल होता है चीज़ों को जलाने के लिए, फिर बाकी मशीनरी इसके ऊपर काम करती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास वाफिर मिकदार के अंदर, और इसके अलावा मिट्टी जो है ये आपके पास इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप सीमेंट बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं, अफगानिस्तान भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं और बाकी मुल्कों के अंदर इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मादनी वसाइल पाकिस्तान के पास हैं। इसके अलावा संग मरमर जो है, जितनी आपके पास मार्बल वगैरह हैं, ठीक है, और बहुत खूबसूरत किस्म की, अच्छी किस्म की मार्बल जो है, संग मरमर जो है वो आप प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाहर के मुल्कों में आप भेजते भी हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये आपके पास अवेलेबल है पहले से, ठीक है। इसके अलावा चूने का पत्थर है आपके पास, जो कि सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, बहुत सारी और चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपके फर्टिलाइजर्स के अंदर वगैरह के अंदर। क्रोमाइट जो है ये एक मेटल है आपके पास, ठीक है, जो कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी आसान हो जाती हैं। इस तरह मादनी नमक है आपके पास, बहुत सारे मुल्कों के पास ये नमक जो है ये अवेलेबल नहीं होता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर शायद आप लोगों को ये नमक की अहमियत का एहसास ना हो, क्योंकि नमक आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नमक की कान भी है और पाकिस्तान के पास समंदर भी है जिससे आप नमक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मादनी नमक भी पाकिस्तान के पास वाफिर मिक़दार के अंदर है। और इसके अलावा गंधक जो है, जो कि आपके पास मुख्तलिफ जो हथियार वगैरह हैं, ठीक है, बॉम्ब्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, आपके पास जो कारतूस वगैरह हैं, ठीक है, इनके लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आपके पास वाफिर मिक़दार के अंदर है। तेज़ाब के अंदर इस्तेमाल होता है ये, तो ये आपके पास वाफिर मिक़दार के अंदर मौजूद है और इसको आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है आमदन भी आती है। और तांबा भी है, ठीक है, जो कि बिजली की तारें वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक है, बहुत सारे बर्तन वगैरह बनाने के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास आपकी मादनी वसाइल हैं, ठीक है। एक नज़र फिर से डालते हैं इसके ऊपर, ताकि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आप लोगों ने सबसे पहले जो है मादनी वसाइल बताने हैं कि मादनी वसाइल होते क्या हैं, फिर आप लोगों ने तकरीबन ये देखना है कि मादनी वसाइल आपके पाकिस्तान के पास हैं कौन कौन से, ठीक है। तो मादनी तेल, कुदरती गैस, कोयला, खाम लोहा, जिप्सम, संग मरमर, चूने का पत्थर, क्रोमाइट, मादनी नमक, गंधक, तांबा, तकरीबन 11 ये मादनी वसाइल आपकी किताब के अंदर मेंशन है और आप लोगों ने ये मेंशन करने हैं। और ज़्यादा नहीं, बस एक एक दो दो लाइन का जो है आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू देना है कि मादनी तेल होता क्या है, पाकिस्तान के पास है कितना, इससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा कमा सकता है, ठीक है। तो ये आपके 7.5 मार्क्स के लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब पाकिस्तान के पास एक और जो आपके जो सवाल है, ठीक है, मॉडल पेपर के अंदर, वो है पाक भारत ताल्लुकात, ठीक है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बनने के साथ ही ख़राब हो गए थे, ठीक है। आपको पता है कि 1947 के अंदर पाकिस्तान और भारत दोनों जो हैं वो वजूद के अंदर आए और एक ही मुल्क टूट कर जो है पाकिस्तान और भारत जो है वो बने हैं, ठीक है। ये आपके पास एक मुल्क हुआ करता था, ठीक है। ये आपके पास इंडिया है, तकरीबन कुछ इस तरह है, ठीक है। और ये आपके पास ये आपके पास बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके पास श्रीलंका है, ठीक है। अब ये जो सारा मुल्क है आपके पास, ये जो एरिया है, ठीक है, ये सारा हिंदुस्तान हुआ करता था। अब ये हिंदुस्तान 1947 के अंदर टूट कर पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान और ये भी पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया बन गया। पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और साथ में इंडिया।
तो इनके पहले ही ताल्लुकात एक दूसरे के साथ ठीक नहीं थे, क्योंकि एक मुल्क जो है वो दो के अंदर तकसीम हुआ था। अब इसके अलावा इनके अंदर ये जो कश्मीर है, ठीक है, ये जो आपके पास एरिया है, ये एरिया जो है आपके पास, ये एरिया हमेशा से इनके साथ मसला बना रहा, और पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना हिस्सा समझता रहा, और इंडिया ने 1947 के अंदर कश्मीर में अपनी फौज भेजकर इसको अपने कब्जे में ले लिया, और तकरीबन जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है कश्मीर का, ये इसने अपने कब्जे में लिया हुआ है, और इन्होंने इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के आपस के अंदर ताल्लुकात जो हैं हमेशा संगीन रहे। तो पाकिस्तान की इंडिया के साथ पहली जंग जो है वो 1947 के अंदर, ठीक है, उसके बाद दूसरी जंग जो है आपके पास 1958 के अंदर, उसके बाद तीसरी जंग आपकी 1965 के अंदर, और तीसरी जंग आपकी 1971 के अंदर, उसके बाद 1999 के अंदर जंग हुई, ठीक है। तो ये सारी जंगें जो हैं ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ और सिर्फ ये मसला कश्मीर की वजह से हुई। कश्मीर की आबादी जो है वो मुसलमान थी, और इसका जो राजा था, ठीक है, वो सिख था, और उसने इसको इंडिया के ऊपर बेच दिया था। तो ये जो है सक्सेशन जो इनकी इंडिया के साथ हुई थी, उसके ऊपर पाकिस्तान जो है अपना हक जमाना चाहता था, इंडिया अपना हक जमाना चाहता था, क्योंकि यहाँ से जो पानी निकलता है, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर भी जाता है, इंडिया के अंदर भी जाता है। तो ये जो पानी है इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो बहुत लाजमी है कि वो किस मुल्क का होना चाहिए। तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे, इनकी तिजारत जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं रही, ठीक है। अच्छे ताल्लुकात की मिसाल तिजारत होती है, एक दूसरे की मुखालिफत ये हमेशा करते रहे, ठीक है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई भी और फोरम हो, ठीक है। इसके अलावा जंगें जो हैं तकरीबन 4 आज तक जो हैं इनकी हो चुकी हैं, 47, 65, 71, 99, ये सारी जंगें जो हैं भारत के साथ पाकिस्तान की हो चुकी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिलकर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है इनकी ख़राबी का बाइस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत जो है इन दोनों का जब आपस में क्रिकेट का मैच होता है या जो बाकी मुकाबले होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा माहौल होता है जैसे एक जंग होने वाली है। तो चाहे यहाँ के शायकीन हो चाहे वहाँ के शायकीन हो, तो उसको काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, लेकिन असल में वो उस राइवलरी को, उस दुश्मनी को इंजॉय कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के अंदर है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या पेश आ जाता है तो पाकिस्तान समझता है कि ये इंडिया ने किया है, और इंडिया के अंदर कोई वाक़या होता है तो इंडिया समझता है कि पाकिस्तान ने किया है। और अब ये है कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू जो है वो भी पाकिस्तान को अब हेट कर रहा है, ठीक है। और इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है, और पाकिस्तान जो है वैसे के वैसे ही रहा, और बल्कि उल्टा अपने जो मुआशी कद है उससे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान और इंडिया को आपस के ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि अपने लोगों की खातिर, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ फिलहाल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक है, ठीक है। तो मसला कश्मीर पाकिस्तान का जो है एक बहुत बड़ा मसला है, और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इसकी वजह से कभी भी ठीक, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इसकी वजह से कभी भी ठीक नहीं रहे। अच्छा, अब इसके अलावा एक और सवाल जो है, ठीक है, आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वो है आइन का, ठीक है। आइन के जो अहम नुकात हैं कौन से 1973 के आइन के, वो आप बयान करें, ठीक है। तो एक और वीडियो जो है उसके अंदर ये सारे नुकात मैंने बयान किए हुए हैं, और वो भी इसके साथ मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा, तो वो ज्वाइन करके मैं ये फिर अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारी इस्लाहात जो हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लेकर आए, ठीक है, और उन इस्लाहात के कुछ फ़ायदे भी थे। ज़्यादातर फ़ायदे जो है इनफरादी तौर के ऊपर आम आदमी के लिए वो इंतहाई मुफीद साबित हुए, लेकिन इज्तिमाई तौर के ऊपर, मुल्क के हालात के ऊपर, मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर उसके असरात जो हैं वो मनफी थे, ठीक है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिस चीज़ के लिए याद किया जाता है या जिसकी वजह से आज भी उनका नाम लेवा मौजूद है और उनके नाम के ऊपर इक़्तिदार जो है वो बार बार मिलता है लोगों को, जैसे कि 2 मरतबा उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनके दामाद हैं, ठीक है, वो इक़्तिदार के अंदर आए और सदर बने, और अब दोबारा से सदारती उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी आइंदा चंद सालों के अंदर जो है वो ज़रूर जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर होंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो चीज़ जिसकी वजह से आज भी उनको याद किया जाता है, या जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो काम किए, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ है वो है 1973 का आइन। अब आइन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दस्तूर, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जिसकी वजह से, जिसके बेस के ऊपर आप मुल्क की चीजों को चलाते हैं, ठीक है। मुल्क की उमूर जितने भी हैं उनको चलाने के लिए जो कानून है जिसके बेस के ऊपर वो चलते हैं उनको आइन कहा जाता है। अब 1973 से पहले भी 2 मरतबा आइन बन चुके हैं, लेकिन उन दोनों में से, उन आइन में से कोई भी आइन ऐसा नहीं था जो यूनानिमसली पूरे के पूरे सियासी पार्टियों को मंजूर हो, ठीक है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप अयूब खान साहब के जमाने में यह बना,
या उससे पहले जो है वो सिकंदर मिर्जा साहब ने जो बनाया, ठीक है, उसके अंदर तमाम सियासी जमातों का मशवरा उसके अंदर शामिल नहीं था, तमाम सियासी जमातें जो है वो उसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से वो आगे चल नहीं पाया और उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे। लेकिन 1973 का आइन जो है इसको तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां उस वक्त थी पाकिस्तान के अंदर, उन सब पार्टियों ने मंजूर किया, कबूल किया और इसको आगे चला रहे हैं और आज तक इसी आइन की बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो चल रहा है। तकरीबन 50-51 साल हो गए हैं, ठीक है, 50 साल हो गए हैं कि ये आइन जो है वो वजूद में आया है, ठीक है। और इसको जो शुरू किया गया, जब से इसको मंजूर किया गया तो तब से जब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ तो वो शुरू हुआ है 14 अगस्त 1973 के अंदर, ठीक है, 1973 के अंदर 14 अगस्त 1973 के अंदर इसको लागू किया गया। अब इस आइन की ऐसी कौन सी खास बातें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है पिछले आइन से ज्यादा बेहतर था। एक चीज के अंदर ये कि ये एक वफाकी आइन है। वफाकी आइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है एक वफाक है, एक फेडरेशन है जिसके अंदर बाकी सूबे आते हैं, ठीक है। 4 सूबे हैं पाकिस्तान के बेसिकली, ठीक है। एक KPK जिसको पहले NWFP कहा जाता था, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये 4 सूबे हैं पाकिस्तान के। और इसके अलावा वफाक है, ठीक है, इस्लामाबाद, और इसके साथ साथ शिमाली इलाकाजात जो है, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया जो है आपके, वो इसके अंदर शामिल हैं। अब ऐसे कवानीन होंगे जिसकी वजह से वफाक जो है वो इन सारी अपनी जो बाजू हैं इन सबको इकट्ठा रखे हुए है, ठीक है। सूबों को भी इख्तियारात हासिल हैं, इस तरह नहीं है कि सूबे जो है वो बिल्कुल बेख्तियार है, उनको भी काफी सारे इख्तियारात दिए गए हैं जिसके अंदर वो अपने सूबाई इंतजाम जो है वो चला सकते हैं, लेकिन ये एक यूनिट के तौर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो इसके अंदर बहुत अहम है वो ये है कि ये एक तहरीरी आइन है। इससे पहले वाले 2 आइन जो थे वो भी तहरीरी थे, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे आइन मौजूद हैं जो तहरीरी शक्ल के अंदर नहीं मौजूद, ठीक है। अच्छा, वो सिर्फ ज़बानी आइन है। अब तहरीरी आइन है ये और इसकी दफात जो है वो 280 है, ठीक है, यानी 280 पॉइंट्स हैं इसके। अब 280 पॉइंट्स कोई भी कहेगा कि 280 पॉइंट्स तो 4-5 पेजों के अंदर आ जाएंगे, लेकिन 280 पॉइंट्स को जब हम अपने आइन की किताब को देखते हैं तो वो इतनी मोटी किताब होती है। अब वो इतनी मोटी किताब कैसे बन गई? अब इस तरह वो बनी क्योंकि हर एक दफे के अंदर फिर ज़ेली शिकें हैं, ठीक है, और ज़ेली शिक के अंदर और शिकें हैं। जिस तरह हमारे पास बहुत मशहूर जो शिक है, ठीक है, वो ये है 58(2)B। तो आर्टिकल नंबर 58 है, 58 के अंदर फिर और आर्टिकल हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब 58 आर्टिकल के अंदर 2 आर्टिकल है, उस 2 जो उसकी सब आर्टिकल है, उस सब आर्टिकल के अंदर फिर और सब आर्टिकल है ABC की सूरत के अंदर। तो इस तरह हर आर्टिकल की फर्दर एक्सप्लेनेशन जो होती है, ठीक है, तो उसको एक्सपेंड कर देती है और उसको बहुत ज्यादा वसी कर देती है, ठीक है। अच्छा, ये है पार्लिमानी आइन। पार्लिमानी आइन का मतलब यह है कि इसके अंदर ताकत का सरचश्मा जो है वो वजीर आजम होगा, पार्लियामेंट होगा। हमारे जो अरकान असेंबली के अंदर जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, उन अरकान को इख्तियार होगा और उनके पास ताकत होगी। इसके अंदर जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, सदर के पास नहीं होते, ठीक है। पार्लिमानी आइन इस किस्म का होता है। फिर इसके अंदर है, ठीक है, कि ये 2 ऐवानी मुकन्नना है, ठीक है, यानी कानून साज असेंबली जो हमारे पास है उसके अंदर 2 ऐवान होंगे। कौन कौन से 2 ऐवान होंगे? एक आपके पास होगी नेशनल असेंबली और एक आपके पास होगी सेनेट। नेशनल असेंबली को ऐवान ज़ेली भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में लोअर हाउस कहते हैं, और सेनेट को ऐवान बाला कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में अपर हाउस कहते हैं। यानी ये 2 ऐवान हैं, ठीक है, जो कानून बनाएंगे। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, 1973 के आइन के मुताबिक, ये दोनों ऐवान ऐसे ऐवान हैं जो कि कवानीन बनाने के अहल हैं और वो कवानीन बनाएंगे। अब नेशनल असेंबली के अंदर जो नशिस्तों की तादाद है आजकल 366 है, ठीक है, लेकिन इससे पहले 366 से पहले ये 372 हुआ करती थी। और ये 372 जो हुआ करती थी, ये 372 आपकी बुक के अंदर जो इसके अंदर तादाद लिखी होगी वो 373 होगी, 372 होगी, ठीक है। लेकिन आज की इसकी तादाद जो है वो 366 हो गई है, क्योंकि केपीके और फाटा जब मर्ज हुए हैं, ठीक है, तो जो सीट्स ऑलरेडी फाटा के साथ थी उन सीट्स को केपीके के अंदर मर्ज कर दिया गया और उनकी जो 6 नशिस्तें थी वो वहां से खत्म हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, नेशनल असेंबली के अंदर जो नशिस्तों की तादाद है ये आबादी के लिहाज से है, यानी अगर पंजाब की सबसे ज्यादा आबादी है तो पंजाब को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद सिंध की आबादी है तो सिंध को उसके बाद हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है, जितनी उसकी आबादी है उस हिसाब से इसको सीट्स मिलेंगी नेशनल असेंबली के अंदर। उसके बाद केपीके की सीट्स हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की हैं। तो इस तरह आपकी जो नेशनल असेंबली है इसके अंदर जो कुल तादाद है नशिस्तों की वो 366 है, लेकिन ये आबादी के लिहाज से है। हर सूबे की जितनी आबादी है उस लिहाज से यहाँ पर लोग मुंतखब होकर आते हैं और जो कवानीन बनाते हैं। अब इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि जाहिर सी बात है जिस सूबे की आबादी ज्यादा है उन लोगों का जो मौकफ है वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएगा। जो चीज वो सूबा चाहेगी सारी चीजों के अंदर वो चीज आएगी, जो कवानीन वो सूबा चाहता है जिसकी आबादी ज्यादा है वही कवानीन पाकिस्तान के ऊपर लागू होंगे। तो इस चीज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक और ऐवान जो है वो सेनेट है। अब सेनेट के अंदर जो नुमाइंदगी दी गई है लोगों को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को, वो इक्वल बेस के ऊपर है, वो बराबरी की सतह के ऊपर है। यानी 4 सूबे हैं, ठीक है, तो हर एक सूबे को 25, 25, 25 और 25
सीट्स दी गई, इस्लामाबाद को 4 सीट्स दी गई, इस तरह 104 सीटें होंगी, ठीक है। लेकिन अब ये 25-25-25 की वजह से इसके अंदर जो नेशनल असेंबली के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन थी वो जो कम हो रही थी केपीके की या बलूचिस्तान की, तो सेनेट के अंदर वो चीज उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको 2 ऐवान मुकदमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 ऐवान है जो कानून बना सकते हैं, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, ठीक है। नेशनल असेंबली के अंदर आबादी के लिहाज से लोग जाते हैं मुंतखब होकर और वो इलेक्शन के थ्रू होता है। सेनेट के अंदर जो है वो आपके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है और जिस पार्टी की जितनी सीटें होती हैं उस हिसाब से वो अपने नॉमिनीज जो है उनको आगे लेकर आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगला पॉइंट जो है वो बुनियादी हुकूक का है। ये आइन जो है ये बावर कराता है कि हर एक शहरी को उसके बुनियादी हुकूक जो है वो मिले और कोई भी ऐसा कानून जो है वो ना बनने पाए जो कि एक शहरी के बुनियादी हुकूक को सल्ब करता हो या उनको खत्म करता हो, ठीक है। तो इस आइन के अंदर बुनियादी हुकूक के बारे में बात की गई। वैसे तो अगर आप देखें हमारा जो आइन है उसको अगर हम देखें तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान का इससे बेहतर शायद आइन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके अंदर एक आम शहरी को वो हुकूक हासिल है कि शायद और किसी जगह के ऊपर उसको वो हुकूक हासिल ना हो पाए। लेकिन मसला हमारे पास ये आता है कि हमारे पास लिखी पड़ी चीजें तो बहुत सारी हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट फिर आगे वैसे नहीं किया जाता। बुनियादी हुकूक जिस तरह सेहत है, तालीम है, ठीक है, बाकी जो जरूरियात हैं, अशिया खुर्द की कीमतें हैं, उनका ना बढ़ना वगैरह, ये सारी चीजें हमारे कानून का हिस्सा है लेकिन उनके ऊपर वैसे अमल दरामद नहीं होता। अगर अमल दरामद भी वैसे शुरू हो जाए जिस तरह की हमने ये अपने आइन के अंदर, अपनी कानून की किताबों के अंदर और बाकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो पता नहीं हमारा मुल्क जो है वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अब इसी जो हमने आइन बनाया हुआ है इसके अंदर मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। हमने एक आर्टिकल बनाया हुआ है कि ये कानून ऐसे बनेगा। अब कुछ ऐसे के बाद हमें पता चलता है कि ये कानून ऐसे बन नहीं सकता या इसके अंदर ये मसले मसाइल हैं, तो अब इस कानून को चेंज करने का तरीकाकार भी होना चाहिए। तो इस आइन के अंदर हमारे पास तरमीम का भी तरीकाकार है। तरमीम का मतलब ये होता है कि एक चीज पहले से है और उस चीज के अंदर कोई अमेंडमेंट करते हैं, आप उसके अंदर कोई तब्दीली लाते हैं, तो वो तब्दीली आप कैसे ला सकते हैं। अब तब्दीली लाने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जब 2/3 अक्सरियत होगी, ठीक है, और 2/3 अक्सरियत जब वोट देगी किसी बिल को पास करने के लिए तो वो बिल मंजूर हो जाएगा और वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। लेट सपोज आपके पास 300 लोग हैं, ठीक है, असेंबली के अंदर, और 300 के अंदर जो है 200 लोग एक कानून को मंजूर करवाने के लिए वोटिंग करते हैं कि ये हमारा कानून ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो वो कानून बन जाएगा और वो आइन का हिस्सा बन जाएगा उसके बाद से, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास काफी सारी तरमीम हो चुकी हैं। भुट्टो साहब की अपनी जिंदगी के अंदर ही मेरा ख्याल है 7 या 8 तरमीम जो है वो कर चुके थे और आजकल जो है वो तकरीबन 24 तरमीम उसके बाद हो चुकी हैं टोटल, जिसको हम अगर डिटेल के अंदर पढ़ने का मौका मिला तो जरूर फिर बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, 7वीं चीज जो है इसके अंदर ये है कि आजाद अदलिया। जितने भी आपके पास सूबे हैं उन सारे सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो उनको ऊपर से चलाएगा, ठीक है, मॉनिटर करेगा, और ये अदलिया आजाद होगी अपने फैसलों के अंदर। और इसी आइन के अंदर हमारे पास ये तरीकाकार भी है कि कैसे इनकी तकर्रियां करनी चाहिए जजों की और कैसे इन जजों को बर्खास्त किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे कोई जज जो है उसको भी बर्खास्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता है। सदर साहब जो है उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी जज को जो है वो हटा सकते हैं, और वो हटाएंगे वैसे ही नहीं कि बस उन्होंने कह दिया कि बस हट जाओ तो वो हट गए। इससे पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होगी, यानी बहुत सारे दूसरे जजेस होंगे जिनकी एक काउंसिल होगी, मुशावरती इजलास होगा, वो मशवरा करेंगे, पॉइंट्स देंगे कि इस जज को बदनामी की वजह से, करप्शन की वजह से या किसी और गलत वजूहात की वजह से ये बहुत मुख्तलिफ चीजों के अंदर मुलविस है, इसको हटा दिया जाए। और ये वो मुरासला जो है वो सदर साहब को भेजेंगे और सदर साहब फिर वहां से जो है वो इसका टर्मिनेशन लेटर जारी कर देंगे कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हमारे आइन के अंदर जो है वो बिला वास्ता इंतखाबात है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बिला वास्ता इंतखाबात पहले नहीं होते थे, तो अयूब खान साहब के जमाने में बिला वास्ता इंतखाबात नहीं हुआ करते थे, ठीक है। आपके पास पहले आप नाज़मीन को चुनते थे, वो नाज़मीन आगे फिर जो है आपके लिए आगे मेंबर्स जो है उनको चुनते थे। अब बिला वास्ता इंतखाबात का मतलब ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन, हर एक आदमी को ये इख्तियार हासिल है कि वो वोट दे और अपना नुमाइंदा जो है वो असेंबली के अंदर आगे भेज दे, और जब वो असेंबली के अंदर जाता है तो वो उन लोगों की नुमाइंदगी करता है और उन लोगों के लिए कवानीन बनाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे पास 2024 के अंदर फरवरी के अंदर 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, डायरेक्ट इंतखाबात इस तरह के होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौमी जबान जो है उसके हवाले से कहा गया कि उर्दू हमारी जो है वो कौमी जबान होगी। अब जाहिर सी बात है इससे पहले जो है क्या उर्दू नहीं थी, इससे पहले उर्दू के साथ साथ बंगाली भी थी, क्योंकि आपके पास ईस्ट पाकिस्तान जो है वो भी आपका हिस्सा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है आपके पास चूंकि बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया तो अब उसकी जरूरत बाकी नहीं रही थी, तो उर्दू जो है उसको पाकिस्तान की कौमी जबान का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये सारी चीजें तो इसका एक जबरदस्त चीज है, लेकिन इसके अलावा आपके पास जो इस्लामी कवानीन है उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया, और आपके इस आइन का हिस्सा है कि हाकमियत जो है, आपको जो प्रीएम्बल है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसको आपका इफ्तिताहिया के तौर के ऊपर रखा गया, और उसके अंदर है कि हाकमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, और इंसान जो पाकिस्तानी अवाम है वो जो इस मुल्क को चलाएंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलाएंगे, और इसके अंदर जितनी भी इस्लामी शरन जो चीजें जायज थी, जो चीजें होनी चाहिए थी, वो इस आइन का हिस्सा बनाई गई, ठीक है। और पहली मरतबा एक मुसलमान की तशरीह भी की गई कि एक मुसलमान है कौन, जो अल्लाह ताला को एक माने
और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर तस्लीम करे। तो ये एक मुसलमान की डेफिनेशन हो गई, और इस डेफिनेशन को ना मानने वाले जो है उनको गैर मुस्लिम जो है अकलियत डिक्लेयर कर दिया गया है इसकी रूह के अंदर। ठीक है, तो एक ही मरतबा एक ही बात जो है वो इस आइन के अंदर ये मसला सिरे से खत्म कर दिया गया कि कौन जो है मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। ठीक है, इसको बार बार दोबारा उछाला जाता है, बहुत सारे मौकों के ऊपर कोशिश की जाती है कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इस कानून को या इस्लामी कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इस्लामिक जुडिशल काउंसिल है, ठीक है, या CII है आपके पास, इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, ठीक है, उसका काम इसका हिस्सा है, जिसका काम यह है कि अगर कोई कानून ऐसा बन रहा है जो कि इस्लामी नजरियात से या शरीयत से मनाफी है, तो उसको एब्रोगेट कर दिया जाए या उसको बनने न दिया जाए। ठीक है, तो ये ऐसे इस्लामी कवानीन की तशरीह करता है और उनको आगे फैलाता है। तो ये आइन जो है 1973 का, ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को आज भी याद रखा जाता है और अच्छे अल्फाज के अंदर याद रखा जाता है, क्योंकि उनकी देन है ये। और जितने हमारे जो मामलात हैं जो काफी हद तक ठीक जा रहे हैं वो इस आइन की मरहून मिन्नत है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले चैप्टर के अंदर हम जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर पढ़ेंगे, कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो जो है इनको हुकूमत से खत्म किया गया और उसके बाद इनको फांसी दी गई और इनकी जगह नई हुकूमत जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने शुरू की। अच्छा, अब ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो दौर हुकूमत है ये 1971 से शुरू हुआ और 1977 तक चला। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। 1977 के अंदर फिर इनका तख्ता जो है वो उलट किया गया और उसके 2 साल बाद इनके ऊपर एक केस बनाया गया, कत्ल का मुकदमा हुआ, जिसकी वजह से इनको फिर 1979 के अंदर जो है फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, वो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।